नमस्कार दोस्तों। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तो सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरा हो और जीवन के अंत में थोड़े से सुख मिल जाएं, तो सुख का कोई अर्थ नहीं होता। दोस्तों, बचपन में आप सब ने एक मुहावरा तो पढ़ा ही होगा कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, यानी जीवन फूलों की सेज नहीं होता। इस संसार में हम सबको कुछ भी पाने के लिए संघर्षों और मेहनत से दो चार होना ही पड़ता है। अपने चारों ओर नज़र घुमा कर देखिए। जब जीवन में परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो अच्छों को ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता चुनना बहुत कठिन लगने लगता है। और हमने कईयों को ऐसे में रास्ते से भटकते भी देखा है। पर दोस्तों, आज की वीडियो आपको बस ये समझाने का प्रयास मात्र है कि जैसे जीवन जीने के लिए सांस ज़रूरी होती है, वैसे ही जीवन को समझने के लिए संघर्ष और परेशानियां भी ज़रूरी हैं। और इन सारी चीज़ों से बढ़कर है हम इंसानों की मानवता, जो कि किसी भी इंसान के सुख दुख कष्ट संघर्ष सबसे बढ़कर है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। तो आइए आज सुनाती हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आज की कहानी है तुषार की, जिसका तबादला मुंबई में हुआ। तो रश्मि यानी उसकी पत्नी ये सोचकर खुश हो चली कि चलो इसी बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे भी हम मुंबई घूमने कहाँ जा सकते थे। तुषार ने पहले मुंबई आकर कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर बरेली जाकर पत्नी और बेटे को भी ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरा महीना निकल गया। धीरे धीरे दंपत्ति को महंगाई और एकाकीपन खलने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषी लोग ना के बराबर थे। वहाँ पर महाराष्ट्र के लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें तीसरे मंजिले पर एक कमरे का फ्लैट मिल गया, जिसके आगे के बरामदे में उन्होंने रसोई और बैठने का स्थान बना लिया। रश्मि ने सोचा कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहाँ से उसे समुद्र दिखाई देगा, पर यहाँ से तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। तुषार रश्मि को चिढ़ाता, मैडम असली मुंबई तो यही है। मछुआरे और मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो रश्मि नाक सिकोड़ती। घर की सफाई और बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो रश्मि को उससे भी मछली की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। रश्मि के लिए गर्भावस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई। नीचे जाकर साग बाजी खरीदना, दूध लाना, 3 वर्ष के गोलू को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करके तुषार की पसंद का भोजन बनाना अब रश्मि के वश का नहीं था। तुषार भी रात को अक्सर देर से लौटता था। तुषार ने अपनी माँ को आने के लिए पत्र लिखा तो माँ ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में न सोने की जगह है और न बैठने की। तुषार ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर रश्मि को कोई पसंद नहीं आई। तुषार ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। फिर कई काम वालियाँ आईं और चली गईं। एक सुबह एक अधेड़ औरत ने आकर उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ है? मैं ही हूँ। तुषार और रश्मि दोनों उसे देखते रह गए। हिंदी बोलने वाली वो औरत साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, सभी तरह का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात में नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसलिए अधिक काम नहीं है, लेकिन मैं साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ, रश्मि ने बोला। बीबी जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लक्ष्मी ने हर महीने 3,000 रुपये वेतन मांगा, पर थोड़ी नानुपुर के बाद वो 2,500 रुपये पर तैयार हो गई और उसी दिन से वो काम पे जुट गई। पूरे घर की पहले सफाई धुलाई की, फिर कढ़ी चावल बनाए और गोलू की मालिश करके उसे नहलाया। तुषार और रश्मि दोनों ही लक्ष्मी के काम से बहुत प्रभावित हो गए, यहाँ तक कि लक्ष्मी से उन्होंने उसका पता तक नहीं पूछा। लक्ष्मी शाम को जब चली गई तो दोनों पति पत्नी काफ़ी देर तक उसी के बारे में बातें करते रहे।
तुषार और रश्मि आश्वस्त होते चले गए, जैसे लक्ष्मी उनकी माँ हो। वे दोनों उसका सम्मान करने लगे। लक्ष्मी परिवार के सदस्यों की भांति ही रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय बना कर देना, गोलू को रिक्शे तक छोड़ कर आना, तुषार को 9 बजे तक नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार करके देना, रश्मि को फलों का रस निकाल कर देना, ये सब काम लक्ष्मी हवा की फुर्ती से करती। लक्ष्मी वाकई कमाल का खाना बनाती थी। रश्मि ने उसे ढोकला, डोसा ये सब बनाने सीखे। भांति भांति के अचार, चटनियाँ ये सब भी बनाना सीख लिया। रश्मि कहती, अम्मा ऐसा लगता है आपने कुकिंग स्कूल चलाया है। हाँ हाँ, मैंने तो सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चलाया है। रश्मि मुस्कुराती हुई मन में ये सोचती कि शायद लक्ष्मी को बढ़ चढ़कर बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए रश्मि को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो लक्ष्मी रात को अस्पताल में ही रहने लगी। तुषार और अधिक निश्चिंत हो गया। उसने माँ को फोन कर दिया और कहा कि तुम पिताजी की देखभाल करो, यहाँ लक्ष्मी ने सब संभाल लिया है। रश्मि को बेटी पैदा हुई। तीसरे दिन रश्मि नन्ही सी गुड़िया को लेकर घर लौटी तो लक्ष्मी ने उसे नहला धुला कर बिस्तर पर लिटा दिया और हरीरा बनाकर रश्मि को पिलाया। लक्ष्मी अम्मा, आपने मेरी सास की कमी पूरी कर दी। कृतज्ञ होते हुए रश्मि ने कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो फर्ज निभाना मेरा कर्तव्य है। तुषार ने भी लक्ष्मी की खूब प्रशंसा की। एक शाम तुषार रश्मि और बच्ची को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण दंपत्ति को घर लौटने में रात के 12 बज गए। घर में ताला लगा देख दोनों अवाक रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला और आसपास नजरें दौड़ाकर लक्ष्मी को तलाश करने लगे। चिंता की बात ये थी कि लक्ष्मी गोलू को भी अपने साथ ले गई थी। तुषार और रश्मि के मन में लक्ष्मी के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा। रश्मि बोली, ये लक्ष्मी भी अजीब नौकरानी है, एक रात यहीं रह जाती तो क्या हो जाता, गोलू को क्यों ले गई। बच्चे की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं लक्ष्मी का घर किस तरह का होगा, गोलू चैन से सो पाएगा या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजारने के बाद जब सुबह होने पर भी लक्ष्मी अपने निश्चित समय पर नहीं लौटी तो रश्मि रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटे को चोरी करके ले गई, पता नहीं मेरा गोलू किस हाल में होगा। तुषार को भी यही लग रहा था कि लक्ष्मी ने जानबूझकर गोलू का अपहरण कर लिया है। नौकरों का क्या विश्वास, बच्चे को कहीं बेच दें या फिर मोटी रकम की मांग करें। लक्ष्मी के प्रति शक बढ़ने का कारण ये भी था कि प्रतिदिन वो उस समय तक आ जाती थी। रश्मि के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे और फिर सब लोग तुषार को पुलिस को इन्फॉर्म करने की सलाह देने लगे। तुषार को भी यही उचित लगा। वो गोलू की तस्वीर लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। लक्ष्मी के खिलाफ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराकर वो लौटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और रश्मि से पूछताछ करने लगे। रश्मि रो रो कर लक्ष्मी के प्रति आक्रोश उगले जा रही थी। पुलिस वाले तुषार और रश्मि का ही दोष निकालने लगे। उन्होंने लक्ष्मी का फोटो क्यों नहीं लिया, बायोडाटा क्यों नहीं बनवाया, ना उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखते वक्त ये सावधानियां आवश्यक होती हैं। अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर में सुई खोजने के जैसी है। अब ये सब हो ही रहा था कि अचानक लक्ष्मी आ गई। सब भौचक के रह गए। हमारा गोलू कहाँ है? तुषार और रश्मि एक साथ बोले। लक्ष्मी की रंगत उड़ी हुई थी, जैसे रात भर सो नहीं पाई हो। फिर लोगों की भीड़ और पुलिस वालों को देखकर वो एकदम हक्की बक्की सी हो गई। बताती क्यों नहीं हो कि कहाँ रखा है मेरे बेटे को, कहाँ छोड़कर आई हो उसे? पुलिस वालों ने भी लक्ष्मी को डांटना शुरू कर दिया तो लक्ष्मी ने रोते हुए कहा कि अस्पताल में। जी हाँ साहब, आपका बेटा अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो गोलू सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्किट खिला कर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है, आपने पुलिस बुला ली, मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोर समझा। लक्ष्मी रोते रोते आवेश में भर गई। मैं मेहनत करके खाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों से अपनापन पाकर आप लोगों के साथ ही जीवन गुजर जाएगा, ऐसा मैंने सोचकर गोलू को बहुत प्यार किया। क्या आप लोग नहीं जानते कि मैं गोलू को कितना प्यार करती हूँ? फिर भी आपने ऐसा किया। लक्ष्मी अम्मा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। तुषार और रश्मि लक्ष्मी के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। तो लक्ष्मी ने बोला, नहीं साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी।
पर जाने से पहले आपको आपके बेटे से मिलाना ठीक समझती हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ अस्पताल चलिए। तुषार, लक्ष्मी, कुछ पड़ोसी और पुलिस वाले लक्ष्मी के साथ अस्पताल पहुँच गए। वहाँ गोलू को देखकर दोनों पति पत्नी को राहत मिली। गोलू के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि लक्ष्मी ने अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर गोलू के लिए दवाएं खरीदी थी। साहब, आपका बेटा आपको मिल गया, अब मैं जा रही हूँ। इतना सुनकर तुषार और रश्मि दोनों लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ कर दो अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार आग्रह करके उन्होंने उसे रोक लिया। तो लक्ष्मी भी खुश हो गई और कहा कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, रुकने का इतना आग्रह करते हैं, तो मैं रुक जाती हूँ। साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखेंगे? एक दिन लक्ष्मी ने आग्रह किया तो तुषार और रश्मि उसके साथ गए। एक साधारण सा वृद्धाश्रम था वो, जिसके बरामदे में लक्ष्मी का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वालों ने बताया कि लक्ष्मी अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रात को जाग जाग कर वहाँ रहने वाले लाचार बूढ़ों की सेवा करती है। इतना सुनने के बाद तुषार और रश्मि के मन में लक्ष्मी के प्रति मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। लक्ष्मी के जीवन की परतें एक एक करके खुलने लगी। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए बहुत संघर्ष किए, लेकिन बहू ने उसे अपने व्यवहार से आहत कर दिया था और इसलिए अब वो अपने बेटे और बहू से अलग इस वृद्धाश्रम में रह रही थी। तो दोस्तों, लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली कि संघर्ष ही तो जीवन है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जीवन संघर्षों से भरा है। किसी के जीवन में नौकरी पाने का संघर्ष, किसी के जीवन में पढ़ाई का संघर्ष, कोई परिवार को आगे बढ़ाने का संघर्ष कर रहा है तो कोई परिवार को पाने का संघर्ष कर रहा है। जीवन में कोई ऐसा पल नहीं जो संघर्षों से अछूता हो। तो आशा है ये वीडियो और इसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।